वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 28 लगाते हैं यूपी पीसीएस के लिए। 3 से 4 सेकंड का टाइम मिलेगा, अपना भी सोचिएगा कि आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है हमने, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर ये 28 तक पहुँच सकते हो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1, किस कंपनी ने सबसे पहले भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की थी? किसने की थी? कहाँ से कहाँ तक चली थी याद है? मुंबई से ठाणे के बीच। किसका शासनकाल था उस समय? बताइए, किस कंपनी ने भारत में सबसे पहले रेल यात्रा प्रारंभ की थी? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो 1853 में कब? 1853 में मुंबई के बोरीबंदर स्टेशन से ठाणे के मध्य, मुंबई के बोरीबंदर स्टेशन से ठाणे के मध्य भारत में प्रथम रेल यात्रा का प्रारंभ जो है ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा किया गया था 1853 में। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ। ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ किसके समय में? लॉर्ड डफरिन के समय में। तो देखिए, 1885 ईस्वी में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ और 1 जनवरी 1886 को बर्मा को ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया, जो ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार था। इस समय वायसराय लॉर्ड डफरिन था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है, यहाँ पर बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है फैक्ट्री अधिनियम, फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाने की दृष्टि से पारित किया गया था। क्या? एन.एम. लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठन करने में अग्रगामी थे। क्या? देखिए, दूसरा वाला करेक्ट है, पहला गलत है। जो स्टेटमेंट लिखा पहले वाले स्टेटमेंट में कि फैक्ट्री अधिनियम 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाने की दृष्टि से पारित किया गया था, गलत है स्टेटमेंट। तो पहला वाला गलत, दूसरा वाला करेक्ट, बी हो जाएगा इसका आंसर। देखिए, जो प्रथम कारखाना अधिनियम था 1881 का, यह अधिनियम अपर्याप्त मापदंड जैसा साबित हुआ। इसमें केवल ऐसे मजदूर जो बच्चे थे उन्हीं की सुरक्षा से संबंधित प्रावधान किया गया था और किसी के लिए नहीं। इस अधिनियम में महिला मजदूरों से संबंधित कोई प्रावधान नहीं बनाया गया, अतः इस अधिनियम से मजदूर सामान्यतः निराश थे। ठीक है। एन.एम. लोखंडे भारत में मजदूर आंदोलन संगठन करने में अग्रगामी थे, दूसरा करेक्ट है स्टेटमेंट। असैनिक प्रशासन 1905 से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर दो और बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। देखिए, लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया गया। लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया, करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया गया, दोनों के दोनों सही हैं, सी है इसका आंसर। तो देखिए, 1905 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। इसने बंगाल को 2 भागों में बांटकर पूर्वी बंगाल और असम नामक प्रांत बनाया। बंगाल के पश्चिम में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, चोल नागपुर को शामिल किया गया और इसके अतिरिक्त उसने मद्रास और मध्य प्रांत की सीमाओं में भी बदलाव किया था। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। कौन है ये? गांधी जी के राजनीतिक गुरु। तो लॉर्ड कर्जन ने अपने वायसराय काल में भारतीय जनमानस की आकांक्षाओं की पूर्णतः अवहेलना करते हुए भारत में ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ करने का प्रयास किया। गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन के प्रशासन की तुलना मुगल सम्राट औरंगजेब से की थी।
इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की? किसने की थी? मिंटो, मार्ले मिंटो, नाम याद आ रहा है? 1909 का अधिनियम है तो वही लॉर्ड मिंटो हैं, ये डी है इसका आंसर। देखिए, नवंबर 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को बनाया गया था भारत का वायसराय, तथा जॉन मार्ले को भारत सचिव नियुक्त किया गया। ठीक है, लॉर्ड मिंटो भारत का वायसराय और जॉन मार्ले भारत का सचिव। इनके द्वारा किए गए सुधारों को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। 1909 इस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पहली बार पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की गई। इम्पोर्टेंट है, बहुत पूछते हैं इसको। इसका उद्देश्य क्या था? मुसलमानों को कांग्रेस के विरुद्ध करना। निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन है? लॉर्ड रीडिंग, ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? लॉर्ड रीडिंग था। इसके समय चौरी चौरा और क्या हुआ? स्वराज पार्टी का गठन तथा रोलेट एक्ट का निरसन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था। शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियासतों के लिए। किस लिए? भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए। रियायत, छूट, ए। तो ब्रिटिश काल में इंपीरियल प्रेफरेंस शब्दावली का प्रयोग भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई रियायतों के लिए दिया जाता था, छूट। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्या कारण था इसका कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ? धनिक वर्ग जो था, धनिक वर्ग के द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिया जाना। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने की वरीयता दिए जाने के कारण उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हो सका। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सर थॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? स्थायी बंदोबस्त, महलबाड़ी, रैयतबाड़ी या इनमें से कोई नहीं? रैयतबाड़ी बंदोबस्त, ऑप्शन नंबर सी। तो सर थॉमस रो का संबंध किससे है? रैयतबाड़ी बंदोबस्त से। सीधे सीधे पूछा जा सकता है, याद रखिए, और पूछा भी गया कई बार। असम में सबसे पहले चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना 1853 में नहीं, फिर कब? 1839 में, सी। तो असम में सबसे पहले चाय कंपनी की स्थापना 1839 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। इनमें से कौन दादा भाई नौरोजी के ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करता था? मतलब उनके धन बहिर्गमन सिद्धांत में कौन विश्वास नहीं करता था? सर सैयद अहमद खान, ए है इसका आंसर। तो सर सैयद अहमद खान जो हैं वो ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार थे और मुस्लिम समाज का विकास भी भारत में आंग्ल सत्ता के बने रहने पर ही संभव समझते थे वो, कि अंग्रेज हैं तो भारत का विकास होगा, ऐसा सोचते थे वो। अतः दादा भाई नौरोजी के ड्रेन थ्योरी में धन के बहिर्गमन के सिद्धांत पर विश्वास जो है नहीं करते थे। तो ऐसे ऐसे भी लोग थे तब। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। आर्थिक तौर पर मतलब इकोनॉमिकली 19वीं शताब्दी में भारत के ऊपर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम इनमें से क्या था? भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण, इसमें अंग्रेज़ों को फ़ायदा हुआ और भारतीयों को घाटा, किसानों को नुकसान। तो देखिए, आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण था। ठीक है,
क्योंकि उस समय जो है नकदी फसलों के उत्पादन ने खाद्यान्न फसलों के उत्पादन को पूरी तरह से बाधित कर दिया था। और जो अकाल पड़ा था ना, भुखमरी, ये बहुत बड़ा कारण था एक। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने यह विचार व्यक्त किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? भारत में जो ब्रिटिश आर्थिक नीति है वो घिनौनी है। किसने कह दिया ऐसा? कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर सी। तो कार्ल मार्क्स ने यह विचार व्यक्त किया था कि भारत में जो ब्रिटिश आर्थिक नीति है घिनौनी है, घिनौनी। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी है? प्रश्न उस तरह से पूछा जा सकता है, धन का बहिर्गमन, ड्रेन थ्योरी, या पुस्तक क्या है, ड्रेन ऑफ वेल्थ। किसकी बुक है ये? दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत पर दादा भाई नौरोजी ने पुस्तक लिखी है। पुस्तक का नाम है ड्रेन ऑफ वेल्थ। तो ये 15 प्रश्न थे हिस्ट्री के सारे मॉडर्न हिस्ट्री। इनकी प्रैक्टिस कम से कम 1 से 2 बार कर लेना। धन्यवाद।